को एक बार आउट करेगा और तो फिर से एक बार। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन, सर कौन सा सब्जेक्ट? हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट और इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। यस सर। तो आज हमारा 14th लेक्चर है एंड 14th लेक्चर होने का मतलब होता है कि इससे पहले 1 2 3 करते करते हम 13 लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। एंड हमारा ऐसा मानना है कि आपके इनके नोट्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो आपके वेल रिवाइज्ड भी जो है आपके पास यहाँ पे होंगे। यस सर। ये क्या है? ये हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को एटलीस्ट 3 बार जो है वो देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन जो है आपके पास यहाँ पे हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या? नहीं, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है उसी से रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको यहाँ पे देखनी होती है। रेगुलरली यहाँ पर आपके पास डाउट सेशंस होंगे तो आपको अपने डाउट्स वगैरह जो है वो लिख करके रखने हैं या मैसेज करके कहीं नोट करके आप रख सकते हैं। मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास के अंदर लेट आते हो तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। इस वजह से क्या करना है तो मेंटेन करके रखना है पंक्चुअलिटी को। मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बायलिंगुअल। हर एक पॉसिबल अटेम्प्ट हमारी तरफ से होगा जिससे कि आपको टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए, बट फिर भी एट लास्ट आपको ये कंप्लेन नहीं करनी है कि सर हमको तो हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ही समझाइए। बायलिंगुअल के अंदर हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश इन दो भाषाओं का जो है वो योर माइक विल स्टे ऑफ, विल रिमेन ऑफ एंड जो आपका कैमरा होता है इसको हम लोग यहाँ पर ऑन करवा रहे हैं अभी। यस, एंड जब कभी भी आपसे किसी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपके आपके माइक को भी ऑन करना है। एंड जो बैकलॉग सब्जेक्ट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो आप अभी अनुसार की लाइव क्लासेस के अंदर हैं। लाइव क्लासेस जो है हमारी टोटली फ्री होती हैं, टोटली फ्री। इनके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई भी पैसा जो है वो नहीं लिया जाता है। हमारे जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है विच इज गिवन एज www.sunillakhavut.com। यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कोर्सेज है वो मिल जाएंगे। ये सारे के सारे कोर्सेज आप इंडिविजुअल 799 के ऊपर अवेल कर सकते हो फॉर 1 ईयर। एंड यहाँ पर एक मेंबरशिप का प्लान भी है जिसमें ये सारे के सारे कोर्सेज आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे विद बाय पेमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव प्राइसेस। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा ब्लैंक पेज एंड ब्लैंक पेज के ऊपर आते ही हम साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। यस, तो पढ़ाई करना तो हम स्टार्ट कर ही देते हैं। एंड हम पढ़ क्या रहते हैं सर? ओवर द टाइम हम लोग जो है वेटलैंड के बारे में जो है पढ़ रहे थे। एंड वेटलैंड के बारे में हमने ये देख लिया था कि वेटलैंड क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस वगैरह एंड ओवरऑल मैपिंग भी जो है हमने वेटलैंड की जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो एक रही सही मैपिंग का जो है यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही वो उसके बाद कंप्लीट होंगे एंड लास्ट जो है एक लास्ट मैपिंग का एक सेशन रहेगा उसको भी जो हम लोग बाद में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो लास्ट आपके पास रह गया था वो था तमिलनाडु। तो अगर मैं ए बी सी एंड डी यहाँ पे लिख देता हूँ तो क्या यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से तमिलनाडु कौन सा होगा? यस, विच वन विल बी तमिलनाडु फ्रॉम हियर? यस, सी जो है आपके पास यहाँ पे तमिलनाडु होता है। एंड आपके लिए नेक्स्ट हेडिंग जो है वो भी बन जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के लिए ना आपको लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन से तमिलनाडु के अंदर आपको सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे वेटलैंड्स हैं यहाँ पे एंड उनके नाम भी थोड़े अजीबो गरीब होते हैं। तो एक बार देख लो, पूरा इंडिया याद हो ही जाता है। ओवरऑल पूरा का पूरा इंडिया जो है हमने याद कर लिया ना। ये पूरा का पूरा तमिलनाडु को छोड़ दो तो इस पूरे इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स है वो हमने सारे के सारे याद कर लिए हैं, है ना। तो जो नहीं याद है वो कहाँ पर है? जो नहीं याद है वो तमिलनाडु में है। ये सर, तो लेट्स गो टू तमिलनाडु एंड तमिलनाडु के वेटलैंड्स को जो हम लोग देखते हैं। तो लिस्ट बना देंगे ना हम लोग इनकी। यहाँ पे सिंपल आप लोग लिस्टिंग कर लें, ये सारे के सारे आपको जो है वो यहाँ मिल जाएंगे। पहला आपके पास होता है पल्ली करनाई मार्शलैंड। पल्ली करनाई मार्शलैंड। तो आपको पल्ली करनाई मार्शलैंड आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेकंड आपको यहाँ पे मिल जाता है वेदनथांगल बर्ड सेंचुरी। वेदनथांगल बर्ड सेंचुरी, नाम यहीं पे मैं याद करवा दूंगा। पल्ली करनाई मार्शलैंड एंड वेदनथांगल बर्ड सेंचुरी याद रहेंगे दोनों। पल्ली करनाई मार्शलैंड एंड वेदनथांगल बर्ड सेंचुरी। अगर ये तीनों ही याद, दोनों ही याद हो गए हो तो इसके बाद लास्ट आपके पास बन जाएगा करिकिली बर्ड सेंचुरी। करिकिली बर्ड सेंचुरी, करिकिली बर्ड सेंचुरी। डन सभी को? पल्ली करनाई मार्शलैंड, वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी एंड करिकिली बर्ड सेंचुरी। डन। फिर आपके पास फोर्थ एक आ जाता है पिचावरन।
पिच्चावरम मैनग्रूव्स, पिच्चावरन मैनग्रूव्स, पिच्चावरन मैनग्रूव्स। फिफ्थ आपके पास इसके बाद आ जाता है वेल्लोर, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी। सिक्स अगर आप देखोगे तो एक आपके पास आ जाएगा वदुवुर, वदुवुर बर्ड सेंचुरी। सेवेंथ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास आ जाता है एक उदयामर्थनापुरम, उदया मार्थंडापुरम बर्ड सेंचुरी। एट्थ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट कैलिमेरी, बर्ड सेंचुरी। नाइन्थ आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे चित्रांगुड़ी, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी। ये भी जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार को तो भूल ही नहीं सकते। गल्फ ऑफ मन्नार तो आपके पास कहीं पे भी आप देख रहे हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व भी था, तो यहीं पे क्योंकि समुद्र के किनारे ही है तो यहाँ पर जो है आपके पास वेटलैंड भी जो है वो बन ही जाता है। वेम्बनूर आपने पढ़ा था यहीं पे, वेम्बनूर। यस, वेम्बनूर भी जो है आपके पास एक साइड बन जाती है। तो वेम्बनूर है ना। ये नाम है बिल्कुल ही, चार पांच बार इन नाम को अगर आप बोलोगे तो ये नाम एक बार आपके लिए फेमिलियर हो जाएंगे। जितने याद हो सकते हैं ठीक है, अदरवाइज याद करोगे पूरा का पूरा इंडिया जो है हम लोग याद कर चुके हैं। एंड इंडिया में से जो आपको याद ना है फिर वो सारा का सारा आपके पास तमिलनाडु के अंदर जो है वो बन जाता है। यस। तो क्या क्या आपके पास हो जाएंगे, पल्लीकरनई हो जाएगा, वेदनथांगल हो जाएगा, करिकिली हो जाएगा, पिचावरम हो जाएगा, वेल्लोर है, उदुवुर है, उदयामंथापुरम है, फिर पॉइंट कैलिमेरी है, चित्रांगुड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है एंड वेम्बलुरु है। यस, ये याद हो जाए तो लास्ट में एक सुचिंद्रम भी है, सुचिंद्रम थुरूर, सुचिंद्रम थुरूर। ये भी जो है आपके पास है। सेवेंथ इज उधाया मंथारापुरम, उधाया मार्थंडापुरम, सॉरी, उधाया मार्थंडापुरम, उधाया मार्थंडापुरम, उधाया मार्थंडापुरम। ये हो जाएंगे। तो ये सारे आपके पास तमिलनाडु के वेटलैंड्स जो है आपके पास वहाँ पे होता है। याद हो गए सभी को? सुमित मिश्रा, याद हो रहा है आपको? है ना। चलिए, ये याद हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से आप पहली क्लास में हैं। और ये ना एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ये उसका लास्ट मैपिंग है। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपको सारे के सारे याद होंगे। ठीक है, सरिका शुक्ला, आपको भी जो है सारे के सारे याद होंगे। यस, चलिए, गुड वन। तो यहाँ पर आकर के ना वेटलैंड्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वेटलैंड्स की मैपिंग, वेटलैंड्स क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से लेनी थी। अच्छा, ये जो लिस्ट है इसको प्लीज पूरा का पूरा याद रखना है कि रात को भी अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो ये तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है। आप देखोगे मैंने आपको ये सबसे पहले पढ़ाया है। बहुत सारे यूपीएससी की फैकल्टीज हैं जो यूट्यूब के ऊपर आपको पढ़ा रही है ना, वो इनके ऊपर वीडियोस अब बना रही है, जबकि हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। वो लोग इनके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अब बना रहे हैं वो, है ना, करंट अफेयर्स में अपने ऐड। क्योंकि अभी जो है ये आपके पास यहाँ पे जस्ट 31 जनवरी को आया था, तो सबसे पहले इसको जो है वो हमने ही रिपोर्ट किया है। मतलब मुझे अच्छा भी लगा ये जान करके कि जो बहुत मशहूर मशहूर फैकल्टीज हैं वो भी जो है वो अब बना रहे हैं उसके ऊपर वीडियोस। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं। एक ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हम किस किस चीज को क्या क्या चीज जो है वो बोलते हैं भाई, कैसा। अब जैसे टॉपोग्राफी होगी, जिस तरीके के शब्द, जिस तरीके के पेड़, जिस तरीके की मार्शल्स आपको वहां पे मिलेंगे, उस तरीके की उस लैंड को जो है वो वहाँ पे नाम आपके पास दे दिया जाता है। तो कहीं पे भी आप लोग जैसे मेंस की आंसर राइटिंग आप करते हो, या अगर मान लो आप कोई बुक वगैरह पढ़ते हो, तो वहां पर ना बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको उन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि वर्ड का जो है वो क्या आपके पास यहाँ पे मतलब होता है। तो इस डायग्राम को आप देख रहे हो तो क्या है आपके पास, कि इधर अगर आप देखते हो तो हम लोग ओशियन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा पानी जो है आपके पास होता है। एंड पानी आपके पास लेट से इस लेवल तक यहाँ पे आ चुका है। इस लेवल तक जब आपके पास यहाँ पे पानी आ गया है तो यहाँ पर किस किस तरीके के पेड़ पौधे आपके पास मिल रहे हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन दी फ्लोरा एंड फौना वी आर गेटिंग हियर एंड द वाटर लेवल, वी नेम इट, है ना, डिफरेंटली। हम लोग अलग अलग तरीके के नाम जो है इनके यहाँ पे रखते हैं। तो देखना है कि आपका पानी और इन सबके नाम के ऊपर जो है आपके पास क्या क्या नेम होगा।
अगर जैसे लास्ट में आपके पास बिल्कुल ही पानी है और उसके अंदर मतलब ही सारी चीजें हो गई, पानी ऊपर ही है, तो हम लोग इसको जैसे लेक की तरफ जो है वो कह देते हैं। यस। उसके बाद जब कोस्टलैंड से हम लोग जस्ट जुड़े हुए हैं आपके पास यहाँ पे, तो आपको दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो होता है मार्श, एक होता है आपके पास स्वैम्प। ठीक है, मार्श हो गया एंड स्वैम्प हो गया। इसके बाद जहां पे पानी आपके पास बिल्कुल ही ऊपर की तरफ चला जाता, सॉरी, पानी बिल्कुल ही पीछे रह गया है, ऊपर बस अब आपके पास घने जंगल ही रह जाएंगे, ऐसे एरियाज को जो है हम लोग अपलैंड एरिया जो है वो कहते हैं। अब देखो, पहले तो मैं वाटर लेवल से इधर इधर आता हूँ। तो हम लोग वाटर लेवल से लेफ्ट की साइड में चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे तो पानी के जैसे क्या होता है, बिल्कुल अंदर ही सब कुछ आपको, जैसे थोड़े बहुत पेड़ पौधे जो वो दिख रहे हैं, बिल्कुल ही मर्ज होते हैं, सब मर्ज है ना, अंदर ही होते हैं पानी के। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का लेवल कम होते जाता है, हम लोग लैंड की तरफ चलते रहते हैं, तो थोड़े थोड़े आपको पौधे जो है वहाँ पे मिलने लगते हैं, कि बिल्कुल लास्ट था आपको जो है वो पौधे की वहाँ पे कहते हैं ना कि पत्ता सा आपको जो है दिखने लग जाता है। यस, आप बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा। तो ऐसे एरियाज को जो हम लोग बोलते हैं कि ये सबमर्जेंट एरियाज हैं आपके पास ये। उससे आप थोड़ा सा बाहर आओगे, आपको थोड़े से और पेड़ पौधे वगैरह, थोड़े से, सॉरी, पेड़ तो नहीं दिखेंगे, बट पत्ते वगैरह आपको ये दिखने लगे, तो उसको स्पार्स इमर्जेंट जो है वो बोला जाता है। फिर इनकी डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और पानी थोड़ा थोड़ा आपके पास कम होने लग जाए, तो वो डेंस इमर्जेंट हो जाएंगे। एंड फिर ये आपके पास जो है वो मिडो रीजन जो है यहाँ पे आपके पास आ जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको श्रब्स मिलते हैं, आगे देख जाओगे तो आप फॉरेस्ट मिलते हैं। तो एक लैंड का एक एरिया जहां पे पानी को तो आपने बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया, एंड धीरे धीरे आप, है ना, ट्रीज की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो। तो पहले आपको क्या क्या मिलेंगे? यस, पहले जो मार्शी एरिया था, लास्ट में जो है आपके पास ये स्वैम्पी एरिया जो है वो बोल देते हैं। तो आई गेस इस डायग्राम को देख करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्शी लैंड किसको बोला जाता है एंड स्वाम्पी लैंड जो है हम लोग किसको बोलेंगे। तो अगर मैं ओशियन से लैंड की तरफ आ रहा हूं, तो विच लैंड एरिया विल कम फर्स्ट, मार्शी और स्वैम्प? यस, अगर हम ओशियन से लैंड की तरफ आ रहे हैं, तो कौन सा एरिया आपके पास पहले आएगा? मार्शी एरिया पहला आएगा। एंड अगर मैं लैंड से ओशियन की तरफ अगर जा रहा हूँ, तो फिर एरिया मेरे पास पहले कौन सा आएगा? तो पहले स्वैम्पी एरिया जो है हमारे पास यहाँ पे आता है। तो ये कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी के, ये आमतौर के ऊपर आपको कहीं पे भी किसी भी दूसरा एग्जाम भी अगर आप देने जाते हो, तो वहां पर जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मार्शी मतलब अपलैंड क्या होता है, स्वैम्पी रीजन किसको बोलेंगे, मार्शी रीजन किसको बोलेंगे, कोस्टल वेटलैंड्स के अंदर ये जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है वो देखते हैं आगे। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमारा वेटलैंड्स का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है, एंड हम लोग आगे चलते हैं विच इज सो कॉल्ड मैनग्रोव्स के ऊपर। तो पहले हम लोग समझेंगे कि भाई डेफिनेशन वगैरह देखेंगे कि मैनग्रोव्स जो है वो होते क्या है। फिर यहीं पर ना हम लोगों को ये भी देखना है कि टाइप्स ऑफ मैनग्रोव्स के अंदर जो है, टाइप्स ऑफ मैनग्रोव्स में भी बहुत सारी तरीके, तो यहाँ पे रूट्स के टाइप्स का एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट डिफरेंट रूट्स जो है वो होती है। कई बार आप देखोगे कि अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं, उनकी अलग अलग तरीके की रूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी रूट्स हैंगिंग होती है, किसी की रूट्स एकदम से बाहर आ रही होती है, किसी की रूट्स बहुत ज्यादा डीप होती है। तो इनको भी जो है यहाँ पे हम लोग समझने के लिए बैठेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में जो है व्हाट इज द टॉपिक इज गोइंग ऑन, देखते हैं एक सेकंड ना। एंड उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग देखेंगे कि इसकी मैपिंग। यस, या मेरे ख्याल से पहले मैपिंग कर ली जाए ताकि सबको एक बार देख लिया जाएगा। यस, व्हाट कोर्स इज गोइंग ऑन, हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके अंदर हम लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की मैपिंग कर रहे हैं, और मैपिंग के अंदर हम अभी मैनग्रूव्स की मैपिंग करेंगे। यस, किसने पूछा था क्वेश्चन? सारिका शुक्ला, आई गेस। हाँ जी। तो मैनग्रोव्स की मैपिंग हम लोग करेंगे अभी। डन। चलिए, बाकी जो भी आपकी क्वेश्चन है वो क्लास के लेक्चर के बाद में लेंगे, क्योंकि अभी बीच में अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो रिकॉर्डिंग खराब होती है। ठीक है सारिका शुक्ला। अभी मैं बता देता हूँ, जो 12th और 13th का वो लेक्चर ना, 12th और 13th का ही पूछ रहे हो ना आपने? हाँ। हाँ, तो एक होगा परसों और एक होगा पैरेलल्स। तो मैनग्रोव्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो समझते हैं कि मैनग्रोव जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। तो आपने कई बार ना ऐसे लैंड देखा होगा कि जब हम लोग ओशियन से की तरफ से लैंड की तरफ आते हैं, मान लो जैसे ये आपके पास लैंड बॉडी हो गई, एंड यहाँ पर जो है आपके पास ओशियन बॉडी हो गई, ओशियन। तो जब हम ओशियन से लैंड की तरफ आते हैं, तो पहले हमें बहुत सारा दलदली एरिया और ऐसा ना जहाँ पे पानी होता है, फिर पानी के साथ साथ आपको बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख जाएंगे। तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी आपके पास होती है, वो बहुत ही हाई बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ना। कम रीजन में ही आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की इकोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ऐसे रीजन्स को जो है हम लोग बोलते हैं एक मैनग्रोव जो हम लोग बोलते हैं।
तो मैं सीधा गया गूगल के ऊपर और मैंने गूगल से पूछ लिया कि भैया गूगल, मैनग्रोव जो हम लोग किसको बोलते हैं? तो गूगल ने बोला मैनग्रोव्स आर ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड shrubs दैट लिव इन द कोस्टल इंटरटाइडल जोन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर इंटरटाइडल जोन जो है वो किसको कहते हैं, और उस इंटरटाइडल जोन के अंदर जो ट्रीज एंड shrubs एंड प्लस वाटर भी आपके पास यहाँ पे होगा, ऐसे एरियाज को जो हम लोग बोलते हैं मैनग्रोव्स जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर? अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे आपके पास मैनग्रोव्स है ना आपके पास, तो इस तरीके की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि मैनग्रोव्स आर ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड shrubs दैट लिव इन द कोस्टल इंटरटाइडल जोन। अब देखोगे यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पर जो है पेड़ भी है आपके पास, और इनकी जड़ें भी जो है आपको यहीं पे बाहर जो है वो देखने को मिल जाती है। तो मैनग्रोव्स है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक दो तीन डेफिनेशन और भी है। जब मैं इकोलॉजी और एनवायरमेंट का इकोलॉजी का कोर्स पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग इन डेफिनेशन को और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी एक बार के लिए समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लिटोरल जोन और लिमेंटिक जोन जो हम लोग किसको बोलते हैं। तो लिटोरल जोन आपके पास ऐसे होता है, मान लो ये लैंड का एरिया और फिर इधर आपके पास पानी का एरिया है। तो एक जोन होता है जहां पर वाटर और लैंड दोनों का ही इंटरेक्शन होता है, और एक होता है जो कि ओपन वाटर एरिया होता है। जो ओपन वाटर एरिया होता है इसको तो हम लोग बोल देते हैं लिमेंटिक जोन। और जहां पे लैंड एंड वाटर का इंटरेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं लिटोरल जोन। ठीक है, तो ये तो लिमेंटिक जोन आपके पास कैसा हो जाएगा, इट इज द ओपन एंड वेल लिट एरिया ऑफ द फ्रेश स्टैंडिंग फ्री स्टैंडिंग वाटर, और जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, सच एज लेक और पाउंड आपके पास हो गया, नॉट इंक्लूडेड इन द एरियाज इन द लिटोरल जोन। ठीक है, वो लिटोरल जोन आपके पास शैलो जोन भी होता है, नियर शोर आपके पास जोन होता है। ठीक है, इनको हम लोग और भी अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि वेटलैंड से ना आपके पास, सॉरी, मैनग्रोव से जो है आपके पास किस किस तरीके की क्वेश्चनिंग जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैनग्रोव की समझ भी जो है आपको होनी चाहिए कि मैनग्रोव जो है वो होता क्या है, एंड यही से ना आप लोग चीजें समझोगे। तो एक चीज मेरे को देख, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखता जाऊंगा एंड हम लोग उसकी एक एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेते जाएंगे। रेडी सब लोग? यस, एवरीवन रेडी? चलिए, गुड वन गुड वन गुड वन। चलिए गुड, तो देखते हैं। देखो, मैंने बोला कि ये लैंड है और ये आपके पास यहाँ पे आ गया ओशन। तो मैनग्रोव जो है आपको हमेशा कहाँ पे मिलेंगे, मैनग्रोव जो है आपको यहाँ पर, मैनग्रोव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपके पास वाटर भी होगा एंड यहाँ पर जो है आपको पेड़ पौधे वगैरह जो है वो मिलने लग जाते हैं। इस एरिया को हम लोग मैनग्रोव बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये आपके पास लिटोरल जोन है और ये अगर आपके पास लिमेंटिक जोन है, तो पहला क्वेश्चन तो आप ही से मैं पूछ लूं कि मैनग्रोव आपको लिटोरल जोन में मिलेंगे या लिमेंटिक जोन में मिलेंगे? ठीक, यू योरसेल्फ आंसर। जिसको समझ होगा वो आंसर कर देगा यस। मैनग्रोव्स जो है लिटोरल जोन में मिलेंगे या लिमेंटिक जोन में मिलेंगे? लिटोरल जोन में। तो सबसे पहला आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा कि दे आर फाउंड इन लिटोरल जोन। दे आर फाउंड एट लिटोरल जोन। ठीक है, लिटोरल जोन के अंदर जो है आपको यहाँ पे मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जैसे आप लोगों ने बहुत सारे सीजन के बारे में सुना होगा ना कि पतझड़ का सीजन आपके पास आ गया, अभी हरियाली छाएगी, है ना, इस तरीके से। तो ये कभी भी ऐसा होगा क्या कि यहाँ के पूरे मैनग्रोव्स जो है वो खत्म हो गए, जल गए? ऐसा तो नहीं। ये एरिया आपको हमेशा एवरग्रीन ही मिलेगा। तो दैट मीन्स ये हमेशा कैसे होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आप लोगों ने सुना होगा ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो क्या होता है, तो ये भी आपके पास हमेशा कैसे मिलेंगे, एवरग्रीन ही मिलते हैं। यस, तो दो चीजें समझ आ गई, दे आर फाउंड इन द लिटोरल जोन एंड एवरग्रीन जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है। ये जो इकोसिस्टम आपके पास यहाँ पे होता है, अगर मैं आपसे किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करूं, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई वो इकोसिस्टम कितना अच्छे से आपके पास चल रहा है, उस इकोसिस्टम को चलाए रखने के लिए जो भी वहाँ की स्पीसीज है उनका रिप्रोडक्शन कितना अच्छे से है, उस इकोसिस्टम को चलाने देने के लिए जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट्स है, लाइक विद रिस्पेक्ट टू द फूड, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर थिंग, वो सब वहाँ पे कितना अच्छे से प्रोड्यूस है। तो इस रीजन में को लेकर के आपकी क्या फीलिंग्स है? ऑब्वियसली कैसा होगा आपके पास, बहुत हाई प्रोडक्शन आपके पास। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, फ्रेश एयर चाहिए, हमको फ्रेश वाटर चाहिए, है ना, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, एयर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, सनलाइट आपको अच्छे से देखने को मिल जाती है। तो सारी चीजें अगर अच्छी है तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी आपके पास कैसी होगी, हाई। तो बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव जो है इकोसिस्टम एरियाज जो है ये आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर सभी को? अब देखो, आपने ना समुद्र के पास कई बार देखा होगा कि समंदर के पास में ना, ओशियंस के पास में बहुत सारी टाइड्स जो है वहां पर आपके पास आती रहती है ना, उछल ऐसे टाइड्स आपके पास आती रहती हैं।
इन टाइड्स की वजह से मान लो अगर यहाँ पर कोई पेड़ है, कोई भी ट्री है, तो उस टाइड से इस पेड़ को एक धक्का सा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, लगेगा। अगर मान लो कोई हाई टाइड आ गई, तो हो सकता है एक छोटे मोटे आदमी को तो वो यहाँ से पीछे ही फेंक दे। यस और नो? यानी ये जो यहाँ पर अगर मैं छोटे छोटे अगर बहुत सारे अगर पेड़ पौधे वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा था, ज्योग्राफी के अंदर हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन। एंड सॉइल इरोजन को बचने के लिए हम लोगों ने क्या चीजें देखी थी कि आप यहाँ पर जो है वो अगर हम लोग प्लांटिंग कर देते हैं, प्लांटेशन अगर हम लोग कर दें, तो सॉइल इरोजन को जो है वो रोका जा सकता है। उसी तरीके से ये जो मैनग्रूव्स हैं, ये मैनग्रूव्स भी क्या करते हैं कि जो लैंड एरिया है उसको टाइड से एक तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यस और नो? यस, समझ पा रहे हैं आप इस पॉइंट को कि मैनग्रूव्स आपको क्या करेंगे? मैनग्रूव्स जो है इस एरिया में आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो मैनग्रूव्स हैं वो कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किससे? टाइड से। तो इस वजह से भी जो है आपके पास मैनग्रोव की इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है कि ये जो है हमारी कोस्ट लाइन को जो है वो प्रोटेक्ट करके यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर सभी को? अब देखो, जब कभी भी हमारे पास एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से, अभी हम लोग हमारे आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि इकोटोन्स वगैरह जो है वो क्या होते हैं। तो अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आगे के लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि इकोटोन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे यूपीएससी पूछता है। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्योंकि यहाँ पे लैंड प्लस वाटर दोनों ही मिल रहा है, तो लैंड का अपना एक इकोसिस्टम होता है, वाटर का खुद का अपना एक इकोसिस्टम होता है। दैट मीन्स जो मैनग्रूव्स आपके पास हैं, वो मैनग्रूव्स आपके पास क्या है? इन दोनों का ही मिक्सचर है, लैंड के इकोसिस्टम का भी एंड वाटर के इकोसिस्टम का भी। इस वजह से इसको एक तरीके का इकोटोन भी कहा जाता है कि मैनग्रूव इज अ टाइप ऑफ इकोटोन। ठीक है, तो मैनग्रोव्स जो है वो इकोटोन्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि इकोटोन जो है वो कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दो, तो मैनग्रोव्स जो है उसका बहुत अच्छा आपके पास एक एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है और एनी इश्यूज? यहाँ तक के पॉइंट सभी को क्लियर है? डन। चलिए, यहाँ तक के पॉइंट्स है वो ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि ये सबसे पहले तो लिटोरल जोन में मिलता है। बिल्कुल, हमने अगर आपको लिमेंटिक और लिटोरल इन दोनों वर्ड की मीनिंग पता चल गए हैं, अगर आपको पता चल गया कि लिमेंटिक किस एरिया को कहा जाता है, लिटोरल किस एरिया को कहा जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग ये समझ सकते हो कि वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से एक फॉरेस्ट एवरग्रीन होगा, डेसिडियस होगा या कैसा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर वाटर जो है आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, सनलाइट आपके पास यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगी। दैट मीन्स हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल हम लोग मान सकते हैं। फिर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, अगर आप लोग जान सकते हो कि एक इकोसिस्टम कब कब प्रोडक्टिव होगा, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए क्या क्या फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे एसोसिएटेड हो सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स आपके पास होते हैं। उसके बाद आप समझ सकते हो कि कोस्ट लाइन को ये प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल है सॉइल इरोजन का। उसी तरीके से अगर आप लोग इकोटोन का मतलब भी समझते हो तो आपको पता चल जाएगा कि लैंड का एक इकोसिस्टम होता है, वाटर का भी एक इकोसिस्टम होता है, एंड इन दोनों ही इकोसिस्टम को मिला करके आपके पास क्योंकि मैनग्रोव्स बन रहे हैं, सो वी कैन से दैट मैनग्रोव्स आर अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ इकोटोन। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। अब देखिए, मेरे को एक बात बताओ, ओशियन के अंदर सॉल्ट हाई होता है कि लो होता है? यस, ओशियन के अंदर सॉल्ट कैसा होता है? अरे सर, आपने वो गाना नहीं सुना क्या? कौन सा? समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। यस, इसका मतलब सर, ओशियन के अंदर सॉल्ट का कंटेंट आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है, इसी वजह से सॉल्ट ओशियन वाटर को हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते। अब एक देखो, अगर आपके पास ओशियन का पानी है, ठीक है, हाँ, तो ओशियन का ना सर पानी जो है वो ब्लू है, पानी पानी होता है। यस, एक सेकंड जस्ट रुकिएगा ना, मैं थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे बना दूं। यस, तो अगर ये मेरे पास लैंड है और अगर यहाँ पे मेरे पास आ गया ओशियन, तो ओशियन के जस्ट पास में अगर मैं यहाँ पर एक पेड़ जो है वो लगा देता हूँ, तो मेरे को एक बात बताओ, इस पेड़ के पास में कौन सा पानी आ रहा है? यस सर, इस पेड़ के को जी यस, इस ट्री को जो की जड़ों में जो पानी आपके पास आ रहा है, वो पानी होगा ओशियन का पानी। इसका मतलब इसके पास सॉल्ट का कंटेंट कैसा होगा? सर सॉल्ट का कंटेंट हाई होगा। तो इस पेड़ के बारे में, इस इस पूरी बात से आपको क्या नॉलेज मिला? सर हमको इस बात से ये नॉलेज मिला
कि मैनग्रूव्स के अंदर जो ट्रीज वगैरह होते हैं दे आर सॉल्ट टॉलरेंट, यस और नो? आजकल सर वैसे भी टॉलरेंस टॉलरेंस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये आपके पास कैसे होता है? सॉल्ट टॉलरेंट वर्ड्स जो, सॉरी, ट्रीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैनग्रूव के जो ट्रीज हैं, ये एक एक लाइन जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये एक एक लाइन यूपीएससी का एक एक क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना। पूछा जाता है आपसे कि मैनग्रूव के जो ट्रीज होंगे हैं वो हाईली सॉल्ट, वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना है दे आर सॉल्ट टॉलरेंट। क्लियर सभी को? वो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पानी के अंदर तैरने जाते हो, हाँ सर, जब हम पानी के अंदर तैरने जाते हो तो तुम किस चीज के लिए तड़पते हो? सर हम तड़पते हैं सांस लेने के लिए, और सांस लेने के लिए फिर आपको एकदम से उस पानी के बाहर आना पड़ता है। ये सुनो, जिस किसी ने भी स्विमिंग कर रखी है, अगर कोई भी पानी में डूब रखा है एक बार भी, तो उसको ये बात पता होगी कि सबसे ज्यादा जो चीज हमें चाहती है वो, तो हम क्या चाहते हैं कि उस टाइम बस सांस लेने को जो है हमें मिल जाए थोड़ा सा भी। तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं उनको भी, पेड़ को भी, अगर आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वगैरह अगर आपने देख रखा हो तो आपको पता होगा कि पेड़ को भी ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होता है। यस, इनको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन जो है आपके पास यहाँ पे चाहिए होता है। यस, यस और नो? तो इनको भी जो है आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होता है। अब अगर मान लो कोई पेड़ है जो कि पानी के अंदर ही, पेड़ तो नहीं सॉरी, कोई पौधा है जो पानी के अंदर ही आपके पास यहाँ पे लग रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है उस पौधे को, वो कैसी है? हाई है या लो है? यस, हाई होगी या लो होगी? लो होगी, ऑब्वियसली लो होगी। दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैनग्रोव्स जो आपके पास हैं वो हाई ऑक्सीजन कंडीशन में सरवाइव करेंगे या लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कि यस, मैनग्रोव्स कैन सर्वाइव एट लो ऑक्सीजन कंडीशन। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, कि सर अगर यहाँ पे कोई पौधा, पेड़ लग रखा है, या यहाँ पे अगर कोई पौधा सा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि ओवरऑल पानी के अंदर पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, तो ऑब्वियसली इसको ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल पा रही। भाई ऑक्सीजन तो है ही है पानी में भी, इवन ओशन के पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, बट क्या वो ओपन एयर के ऑक्सीजन की जितनी ऑक्सीजन है क्या? नहीं। दैट मीन्स लो ऑक्सीजन के अंदर भी जो है वो क्या कर पा रहे हैं? सर्वाइव जो है आपके पास यहाँ पे करवा रहे हैं। तो एक पॉइंट मेरे ख्याल से आपको ये भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर सभी को? यस, चलो। अब देखो, अगर कोस्ट के ऊपर मैनग्रोव कहाँ पे लगे? मैनग्रोव लग गए सर कोस्टल लाइन के ऊपर, कोस्ट लाइन के ऊपर आपके पास लग गए। कोस्ट लाइन के ऊपर जो है आपके पास टाइड्स आती रहती हैं। टाइड्स के बाद साइक्लोन को भी अगर आपने देखा ना कि कोई भी साइक्लोन है तो वो सीधा लैंड के ऊपर पहुंचता है क्या? नहीं ना, पहले हमेशा कोस्ट के ऊपर आएगा। भाई साइक्लोन कहाँ पे आता है? जिसने फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उसको पता होगा कि सर साइक्लोन जो है वो सबसे पहले आपके पास ओशन के अंदर जो है वो जनरेट होता है। कि सर मान लो यहाँ पर जो है वो साइक्लोन आपके पास आया, उसके बाद वो साइक्लोन घूमता घूमता आपके पास इंडिया की तरफ आता है। तो जब इंडिया की तरफ आता है तो वो सीधा यहाँ से उछल करके कूद करके लैंड में थोड़ी ना आ जाएगा। वो पहले कोस्ट लाइन से टकराता है, फिर कोस्ट लाइन से टकरा करके फिर वो आपके पास आगे की तरफ आता है। दैट मीन्स कि जो मैनग्रूव्स आपके पास होते हैं वो हार्श कोस्टल कंडीशंस वो सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? से सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी वजह से यूपीएससी में एक बार पूछ भी लिया गया था कि मैनग्रोव्स के अंदर एक एडेप्टेशन होता है। कैसा एडेप्टेशन? टू हार्श कोस्टल कंडीशंस। तो क्या आप इस लाइन को गलत बोलोगे? यस, ट्रू। कि हाँ सर, अगर कोई मैनग्रोव वहां पे सरवाइव कर जा रहा है तो वो हार्श कोस्टल कंडीशंस को लेकर के एडेप्टिव जो है वो आपके अपने अंदर एक जो है वो दिखा चुका है। डन सभी को यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहला सर लिटोरल जोन के अंदर मिलता है, एवर ग्रीन होंगे, इनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा आपके पास हाई होती है, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? टाइड से। फिर लैंड का भी सब इकोसिस्टम होता है, वाटर का भी इकोसिस्टम होता है, क्योंकि मैनग्रोव इन दोनों से मिलकर के बनता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैनग्रोव जो है वो इकोटोन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सर ये इकोटोन क्या होता है? जब दो तरीके के इकोसिस्टम्स मिल रहे होते हैं तो जिस जोन में वो मिलते हैं उसको हम लोग इकोटोन जो हम लोग यहाँ पे कहेंगे। ठीक है सर। फिर ओशियन हमने देखा कि ओशन के अंदर सॉल्ट की कंडीशन ज्यादा है,
और यहीं पे ओशन के जस्ट पास में ही हमको मैंग्रोव्स मिल रहे हैं। इससे हमने कहा कि सर इनकी सॉल्ट टॉलरेंस जो है वो कैसी होगी, हाई होगी। तो हाईली सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर हमने देखा कि सर ये ना लो ऑक्सीजन कंडीशन के अंदर भी जो है आपके पास सर्वाइव कर सकते हैं, एंड हार्श कोस्टल कंडीशन को लेकर के भी आपके पास कैसे हो चुका है, एडेप्टिव जो है वो आपके पास यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखिए आगे की चीजों को जो हम लोग समझते हैं, कैसे है एक वर्ड समझना, है ना, एक वर्ड समझना कि जो मैंग्रोव्स होती हैं उनकी जो रूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, उन रूट्स के लिए बोला जाता है कि वो न्यूमेटोफोरस रूट्स उनकी होती हैं। ठीक है, वर्ड समझना, न्यूमेटोफोरस रूट्स। ठीक है, ये वर्ड प्लीज ध्यान रख लेना, आज के बाद इस शब्द को भूलना नहीं है। न्यूमेटोफोरस रूट्स, न्यूमेटोफोरस रूट्स को ब्लाइंड रूट्स भी बोला जाता है, ब्लाइंड रूट्स भी जो हम लोग इनको बोलते हैं। अब देखो इसका जो है वो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई मान लो एक पेड़ है, उसके बाद आपने देखा होगा कि सर पेड़ की जो है आपके पास यहाँ पे रूट्स जो है वो होती है लैंड के अंदर, बट यहाँ पर लैंड तो है नहीं। मैंग्रोव्स में आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सब ब्लू है, पानी 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 पानी। तो यहाँ पर जो है आपको पानी जो है वो आसमान को देखने को मिल जाता है। अब क्या होता है कि इन रूट्स को चाहिए होती है ऑक्सीजन, तो जब इन रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है तो वो यहाँ से यू टर्न मारती है और वो यू टर्न मार के आ जाती है बाहर। ठीक है, ये रूट्स आपको इस तरीके से यहाँ से बाहर आती हुई जो वो दिख जाती है। तो लैंड से या पानी से बाहर की तरफ आती हुई रूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जब ऐसी रूट्स आपको मिलती हैं, ऐसी रूट्स को बोला जाता है न्यूमेटोफोरस रूट्स। तो मैं आपको कुछ एक ट्रीज बताता हूँ कि कैसे कैसे आपके पास ट्रीज होते हैं, एंड वो सारे ट्रीज की रूट जो है आपके पास किस किस तरीके की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये आपके पास एक लैंड है, और लैंड के पास आपके पास आ गया ट्री। ठीक है, फिर से आपके पास लैंड आ गया, लैंड के पास आ गया ट्री, और फिर से आपके पास लैंड आ गया, एंड लैंड के पास जो है आपके पास आ जाता है ट्री। अब देखो, एक कंडीशन है आपके पास लैंड के पास रूट्स की, कि ये रूट्स जो है ऑक्सीजन को लेने के लिए आपके पास इस तरीके से बाहर आ गई लैंड से। ठीक है, एक रूट्स तो आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। कई बार आपने पेड़ ऐसे भी देखे होंगे जिनसे रूट्स ना आपके लैंड को ऐसे सपोर्ट बना रही होती है ना, कि बाहर से निकली, मतलब जैसे आमतौर के ऊपर तो रूट्स होती है वो आपको बिल्कुल जमीन के अंदर ही दिखती है, बट कई बार आपको पेड़ के सपोर्टिव भी रूट्स देखने को, लैंड से बाहर आपको रूट्स देखने को मिल जाएगी, बट वो जमीन के अंदर जा रही होती है ना, लैंड को, उस ट्री को सपोर्ट दे रही होती है वो एक्चुअली। तो अंदर जाती हुई रूट्स है, बाहर जाती हुई नहीं, इनकी डायरेक्शन कैसी है, अंदर जाती हुई आपको इस तरीके से रूट्स जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ऐसी रूट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक रूट्स आपने होती है ना हैंगिंग रूट्स, बिल्कुल यहाँ से लटक रही होती है रूट्स, यस, जिनके ऊपर झूला वूला डाल करके आपको मूवीज बनाती हूँ, झूलते हुए जो है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये आपके पास हो गई ए कंडीशन, ये आपके पास हो गई बी कंडीशन, और ये आपके पास हो गई सी कंडीशन। जो सी कंडीशन है जिसमें आपको ये हैंगिंग रूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इन हैंगिंग रूट्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ठीक है, ध्यान रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स जो है हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। जो इस तरीके से सपोर्ट के लिए बाहर आ रखी है, इसको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। एंड जो आपके पास ये ओवरऑल वापस ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आपके पास लैंड से ये बाहर आ जाती है, ऐसी रूट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोरस रूट्स, न्यूमेटोफोरस रूट्स। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है न्यूमेटोफोरस रूट्स। तो ये बेसिकली सबसे पहला आपसे पूछा जाता है यूपीएससी में, देखो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मैंग्रोव्स में न्यूमेटोफोरस रूट्स होती है, यस और नो, यस क्या बोलोगे, यस, कि यस सर मैंग्रोव्स के अंदर न्यूमेटोफोरस रूट्स जो है वो फाउंड होती है। नाउ नेक्स्ट दे आस्क व्हाट इज द यूज ऑफ दिस न्यूमेटोफोरस रूट्स, यस व्हाट इज द यूज ऑफ दिस न्यूमेटोफोरस रूट्स। नाउ अब देखो, अगर आप समझोगे कि न्यूमेटोफोरस रूट्स आउटर साइड में क्यों आ रही है यूटर्न बनाने के लिए, सर आउटर साइड में दे आर कमिंग फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि सर इनको जो है ऑक्सीजन जो है वो मिल पाए। अब ऑक्सीजन किस लिए यूज कर रहे हैं वो, ऑक्सीजन वो लोग यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, यस। तो इसका मतलब न्यूमेटोफोरस रूट्स का यूज कहां पर है, तो यूज ध्यान रखना है
कि रेस्पिरेशन के लिए जो है आपके पास यहाँ पे काम आती है। क्लियर? ट्रीज के रेस्पिरेशन के लिए जो है आपके पास यहाँ पे काम आएगी। डन सभी को? हमने रूट्स देखा, रूट्स के टाइप्स देखे एंड उनके अकॉर्डिंगली क्या क्या क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं उनको जो है हम लोगों ने देख लिया। डन सभी को? चलो, तो मैनग्रोव्स के लिए ना एक और बात भी बोली जाती है। सर कौन सी बात बोली जाती है? मैनग्रोव्स के लिए आप यहीं से समझो, मैनग्रोव्स में क्या होता है ना, जैसे आपने ये एक पेड़ देखा होगा, तो नॉर्मली जब 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 हम लोग ना कोई भी पौधा पेड़ हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे आपको कोई भी पेड़ लगाना है, जैसे आम का पेड़ आपको लगाना है, तो आप क्या करोगे, ये अगर आपका लैंड है तो आप यहाँ पे खड्डा खोदोगे, फिर खड्डे के अंदर यहाँ पे आप आम की गुठली लगा दोगे, फिर धीरे धीरे जब आप इसको पानी वानी दोगे तो ये उग करके जो है वो बड़ा होता है और आपके पास पेड़ जो है वो बन जाता है। ये चीज आपके पास आमतौर के ऊपर जो है वो होती है। बट मैनग्रोव के अंदर मान लो अगर आपके पास एक पेड़ जो है यहाँ पे लग गया, अब पहली बात तो सर इस पेड़ को उगाने कौन जाएगा, है ना, इसकी गुठली जो है लेकर के कौन जाएगा, इसके बीज को वहां पे लेकर के कौन जाएगा, वो नहीं होता। दूसरी चीज, अगर आपने, भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर आपने बीज डाल दिया तो ये तो इंटरटाइडल जोन में है, यहाँ से सर एक टाइड आएगी, वो इस बीज को यहाँ से वॉश अवे करके लेके चली जाएगी, तो क्या यहाँ पर ये जो है वो रिप्रोड्यूस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम समझ आई? तो जो नेचर है ना, नेचर वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमेशा एडेप्टिव हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैनग्रोव्स के ट्रीज होते हैं वो जब बनने होते हैं ना, तो उनके बीज जो है वो जमीन में नहीं बोते हैं, वो इनके अंदर ही जो है आपके पास के पहले ऊपर ही जो है आपके पास जो जो बीज होता है ना, वो यहीं पे ऊपर ही जो है आपके पास जर्मिनेट जो है वो हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वीवी पैरिटी मोड। वीवी पैरिटी मोड। मैं आपको एक एक टेक्निकल वर्ड बता रहा हूँ जो कि यूपीएससी के अंदर जो है आपके पास एग्जाम में जो है मैनग्रोव से रिलेटेड आपके पास चीजें आती है। वीवी पैरिटी क्या होता है, न्यूमेटोफोरस जो है वो क्या होता है, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखना है। वीवी पैरिटी का मोड का मतलब क्या होता है? वीवी पैरिटी का मोड का मतलब होता है कि जो सीड होता है वो प्लांट के अंदर ही जर्मिनेट होता है ना, जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर ही वो सीड जर्मिनेट होगा बिफोर फॉलिंग टू दी ग्राउंड। तो जब वो प्लांट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है उसके बाद वो जमीन के ऊपर जो है वो गिरता है, ये आपके पास होता है, इसको बोलते हैं वीवी पैरिटी मोड। तो जो मैनग्रोव्स होते हैं वो वीवी पैरिटी मोड के ऊपर जो है आपके पास चलते हैं, इनका रिप्रोडक्शन वीवी पैरिटी मोड के ऊपर जो वो चलता है। तो बिल्कुल इसको समझना है कि सर वीवी पैरिटी मोड से कौन चलेगा? सर मैनग्रोव्स चलेंगे। यस, वीवी पैरिटी मोड का मतलब क्या होता है? सर बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जो सीड है वो जर्मिनेट कहाँ पे होगा? प्लांट इटसेल्फ, प्लांट के अंदर ही जो है आपके पास यहाँ पे जर्मिनेट होता है। किस कब? बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड, बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। तो ये सारी बातें आपको मैनग्रोव्स को लेकर के जो है वो ध्यान रखनी होती है। तो आई गेस जो लोग नए आए हैं उनको भी मेरे ख्याल से इतने पॉइंट, जो जो पॉइंट्स को अब देखिए मैं ब्लैक पेन से सर्कल राउंड करूंगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। तो ब्लैक पॉइंट पेन के ऊपर सबका फोकस होगा। सबसे पहली बात कि सर मैनग्रोव्स हम लोग बोलते किसको हैं? तो सबसे पहली बात, मैनग्रोव्स हम किसको बोलते हैं? सर दे आर ट्रीज और शब्स दैट लिव इन कोस्टल इंटरटाइडल जोन। तो ये वर्ड आपकी लाइन में बिल्कुल आना चाहिए, ट्रीज एंड श्रब्स आपकी डेफिनेशन के अंदर आने चाहिए, और ये डायग्राम आपको पूरी तरीके से याद हो जाना चाहिए। क्लियर? तो वन, फर्स्ट लाइन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड, उसके बाद आपको पता चल जाना चाहिए लिटोरल जोन किसको कहते हैं, लिमेंटिक जोन जो है किसको कहते हैं, यहां तक याद। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट, लिटोरल जोन के अंदर ये होंगे। सेकंड, दे विल बी एवरग्रीन। थर्ड, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। फिर कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करेंगे किससे? टाइड से। फिर सर लैंड का एक इकोसिस्टम होता है, वाटर का भी एक इकोसिस्टम होता है, इन दोनों को मिलाकर के मैनग्रोव्स बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि मैनग्रोव्स आर एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोटोन्स। क्योंकि ओशियंस के पास में ही आपको मिल रहे हैं, इंटरटाइडल जोन में मिल रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो हाईली सॉल्ट टॉलरेंट आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर? तो हाईली सॉल्ट टॉलरेंट आपके पास यहाँ पे होता है, एंड ये यहाँ पे कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट भी जो है वो करेंगे। फिर आती है बात ट्रीज की रूट्स की।
तो ये वर्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूमेटोफोरस रूट्स जो हम लोग किसको बोलते हैं कि सर वो लैंड में जाकर के या पानी में जाकर के यू टर्न बना करके बाहर आ रही है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। रेस्पिरेशन के लिए जो है यहाँ पर आपके पास बाहर आ रही है। डन। उसके बाद हमने रूट्स के बारे में पढ़ा कि न्यूमेटोफोरस रूट्स किसको बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स किसको बोलते हैं, एंड हैंगिंग रूट्स या प्रॉप रूट्स जो हम लोग यहाँ पे किसको बोलते हैं। डन सभी को यहाँ तक। एंड उसके बाद हमने देखा वीवी पैरिटी मोड। तो वीवी पैरिटी मोड क्या है, ये किससे रिलेटेड है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। डन यहाँ तक सभी को? यस। अच्छा, यहाँ तक तो जितने लोग नए हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि ये सर ये चीज क्या चल रही है। डन सभी को? चलिए, तो इसके बाद जो हमारे पास बचती है वो बचती है मैनग्रोव्स की मैपिंग। तो समझते हैं मैनग्रोव्स की मैपिंग को। अच्छा, मैनग्रोव्स की मैपिंग, हाँ चलो मैनग्रोव्स की सीधे मैपिंग ही करते हैं। आधी मैपिंग आज करेंगे, आधी मैपिंग अगले लेक्चर में करेंगे, और 2 लेक्चर्स के अंदर जो है आपके पास ये मैनग्रोव्स जो है वो खत्म हो जाएगा। और जो मतलब एक और लेक्चर हम लोग मैपिंग का करेंगे, उसके बाद हमारे एनवायरमेंट की मैपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग इकोलॉजी को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे 14-15 लेक्चर्स के अंदर जो है हमारे पास सारी एनवायरमेंट की मैपिंग खत्म हो गई है, फिर वापस 10 एक लेक्चर्स लगेंगे जिसमें हम लोग पूरी की पूरी इकोलॉजी को समझ लेंगे। उसके बाद पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बाद एक्ट्स, बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके ऊपर जो हम लोग जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपके पास एनवायरमेंट का कोर्स जो है वो चलेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड मैपिंग ऑफ द मैनग्रोव्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास बन जाएगी मैपिंग ऑफ मैनग्रोव। समझते हैं समझते क्या है, पढ़ते हैं सीधा। रेडी सब लोग? तो फिर से अपना मैप्स ओपन कर लीजिएगा, और मैप्स के ऊपर जो है आपको बनाना है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस दिशा में। सर कौन सी दिशा में? अरे बेटा उड़ीसा में। तो उस दिशा में उड़ीसा आपके पास आ जाता है। अगर ये A है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इनमें से विच वन इज उड़ीसा? यस, उड़ीसा कौन सा है? यस, ये जो बी जो है आपके पास यहाँ पे उड़ीसा बन जाता है। अब देखो उड़ीसा में हमने वैसे बहुत सारे नाम जो हमने देख लिए हैं। जैसे देखो हमने पढ़ रखा था भीतरकनिका के बारे में। यस, भीतरकनिका जब हमने पढ़ा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि कोस्ट लाइन के जैसे पास में है, तो ऑब्वियसली वहां पर उस चीज को हम लोग मैनग्रोव भी बोल सकते हैं। तो भीतरकनिका आपके पास एक इधर जो है वो मैनग्रोव हो जाता है। सुबर्ण रेखा आपने यहाँ पे देख रखा है, सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा भी जो है आपके पास एक तरीके का मैनग्रोव है। फिर आपके पास आता है धमरा। धमरा याद हो जाएगा, सुबर्ण रेखा, भीतरकनिका एंड धमरा। ये अगर नाम याद हो जाए तो आपके पास एक आ जाता है काली बंजार यस, काली बजदिया। काली बंजडिया क्या बोलेंगे इसको, जो भी है बंजडिया बोलेंगे, काली बंजडिया। ये जो है आपके पास ये नाम आ जाता है कली बंजदिया। कली बंजदिया जो भी आप इसको बोलो, कली बंजदिया, काली बंजदिया। ये जो काली बंजदिया आपके पास है ना, यहाँ पे मैनग्रोव्स का जेनेटिक रिसोर्स सेंटर भी है। मैनग्रोव्स का जेनेटिक रिसोर्स सेंटर भी है। याद हो जाएंगे, सुबर्ण रेखा, भीतरकनिका, धमरा एंड कालीबंजिया। डन। फिर आपके पास आ जाएगा 3 नाम और याद रखने हैं। महानदी, महानदी के बाद देवीकुंडा, देवीकुंडा एंड चिल्का लेक। तो ये सारे आपके पास मिल जाते हैं उड़ीसा में। हो जाएंगे याद। बहुत सारे नाम आपके पहले से फेमिलियर हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी मैपिंग हमने कर ली है। और जो लोग नाम, जो भी नाम नए हैं, उनको एक बार अंडरलाइन या कुछ कर लेना, ताकि आपको थोड़ा सा एक बार उसके ऊपर फोकस जो है वो चला जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल आई गेस। सर सुबर्ण रेखा है, भीतरकनिका है, धमरा है, ये तो वैसे ही याद होगा। सुबर्ण रेखा, भीतरकनिका, धमरा। फिर काली भंसदिया। काली भंसदिया से क्या याद रखना है? तो मैनग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर महानदी, देवीकुंड एंड चिल्का लेक।
महानदी, देवी कुंड एंड चिल्का लेक। अगर फिर भी अभी तक याद नहीं हुआ तो सर हमको पता है 1, 2, 3 और 4 तो इधर है और 1, 2 और 3 इधर है। 1, 2, 3, 4 में कौन कौन हो गया आपके पास? हो गया सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा के बाद हमने देख लिया भीतरकनिका। भीतरकनिका के बाद धमरा। धमरा के बाद आपके पास आता है कलीभूतिया। उसके बाद इधर आपके पास आ जाएगा महानदी। महानदी के बाद आपके पास आ जाएगा देवी कुंड और देवी कुंड के बाद आपके पास आ जाएगा चिल्का लेक। याद सभी को? यस, याद हो जाएंगे। चलिए, तो ये आपके पास हो जाता है उड़ीसा। चलिए, तो उड़ीसा के बाद आपके पास चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अंदर ना आपने एक करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने देखा था, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपके पास एक तरीके का मैंग्रोव जो है यहाँ पे आपके पास होती है। तो तुंगाभद्रा रिवर वो जो है तुंगाभद्रा रिवर जो आपके पास है वो इससे एसोसिएटेड है आपके पास, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर ईस्ट गोदावरी एंड कृष्णा, ये तीनों ही जो है आपके पास यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो आंध्र प्रदेश में ये तीन जो है आपको मैंग्रोव यहाँ पे मिल जाता है। मतलब मैंग्रोव एरिया क्या है भाई, यहाँ पे नदी भी जा रही होगी, ओशन भी है वहाँ पे, दोनों मिलेंगे, पेड़ पौधे भी वहाँ पे हो गए, तो उसको एरिया को हमने मैंग्रोव एरिया बोल दिया। तो करिंगा आपको मिल गया जो कि तुंगभद्रा से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। फिर ईस्ट गोदावरी है, फिर कृष्णा है, ये तीनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डन यहाँ तक? तो अगर ये याद हो गए हो तो अगर ये मैं इसको ए बोल दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे बी बोल दूं, तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुबर्ण रेखा? यस, वेर यू विल फाइंड सुबर्ण रेखा। यस, ए में जो है आपको सुबर्ण रेखा देखने को मिल जाएगा। ईस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, महानदी, 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 वेरी गुड, काली भंसदिया, काली भंसदिया, काली भंसदिया, काली भंसदिया, काली भंसदिया जो है वो ए में देखने को मिल जाएगा। धमरा, 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 धमरा जो है वो ए में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिलेगी आपको मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंचुरी, रिसोर्स सेंटर, सॉरी, यस, कहाँ पे था वो? काली भंसदिया में था, काली भंसदिया में ही था। तो कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा मैनग्रूव्स कहाँ मिलेंगे? कृष्णा मैनग्रूव्स, चलिए, गुड वन, गुड वन। तो अगर ये हो गया तो तीनों नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप देखते हो तो आपको देखने को मिलती है तो पुलिकेट लेक, पुलिकेट लेक। उसके बाद एक आपको मिलता है उपन्नार, उपन्नार रिवर। इसको जब हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने उपन्नार रिवर को जो है वो देखा था। फिर एक आपको मिलता है पीछावरम, पीछावरम। ये तीन मैंग्रोव साइट जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। तीन मैंग्रोव साइट आपको मिल जाती है तमिलनाडु में। तो उड़ीसा क्लियर, फिर आंध्र प्रदेश क्लियर, एंड देन तमिलनाडु जो है वो क्लियर। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी जो है आपको मैंग्रोव यहाँ पे बहुत सारे देखने को आपको मिल जाते हैं। जैसे जो मेन मेन साइट्स है उनका अगर आप नाम देखोगे तो एक तो आपके पास आ जाएगा नॉर्थ अंडमान और निकोबार केरला कुवर, निकोबार केरला कन्नौज, ये भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डन। केरला की अगर बात करते हो तो फिर से वही फेमस नाम है जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था, अभी वेटलैंड के टाइम में भी हमने देखा था, वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक। तो देखो अगर मोस्टली अगर आप लोग, अब इंडिया की मैपिंग हमने इतनी बार कर ली कि जो लोग शुरू से मेरे से मैपिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो लोग शुरू से इंडियन ज्योग्राफी के टाइम से मैपिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी।
है ना, चीजें अब आपको याद हो रही है कि वेम्बनाड अगर मैं नाम लूंगा तो सीधा वहीं जाना है। अब चाहे वेटलैंड बोलो, चाहे मैनग्रूव बोलो, चाहे वेम्बनाड से रिलेटेड मैं उधर की कोई रिवर का नाम आपको बता दूं, वो सब उसी एरिया में जो है आपके पास यहाँ पे पड़ेगी। डन सभी को? यस। तो जिन्होंने शुरू से पढ़ रखा है ना, उसको अब इस मैपिंग के कोर्स का एक अलग फीलिंग आती होगी, जैसे ही मैं इन सब नामों को जो है आपके पास यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे अगर मैं आप लोगों से अभी बोल दूं कि भाई वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में जो है आपको कुछ बताना है, तो सीधे आप लोगों की नजरें दौड़ जाएगी कि हाँ सर, वाल्मीकि नेशनल पार्क हमने पढ़ रखा है। कौन से एरिया में पढ़ रखा है? बिहार में पढ़ रखा है। उससे एसोसिएटेड रिवर्स कौन कौन सी है? हाँ सर, हमें पता है, हरसा मासन है, गंडक है, सारी रिवर्स हमको पता है। यस सर, नो? कौन सा स्पीशीज जो है वहां पे आपको देखने को मिलती है? कि सर टाइगर देखने को मिलता है, बंगाल टाइगर देखने को मिलता है यहाँ पे। हाँ, बंगाल टाइगर को लेकर के अभी कुछ न्यूज में है क्या? हाँ हाँ सर, बिल्कुल न्यूज में है ना। क्या न्यूज है सर? मेलेनिन उनमें ज्यादा पाया जाता है। तो क्या वहां के टाइगर्स में मेलेनिन ज्यादा पाया जाता है? अरे नहीं 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 सर, वो वहां नहीं, वो तो उड़ीसा के टाइगर्स में ज्यादा पाया जाता है। ये तो अब एक पूरा यस, इंडियन एंडोसोर्स भी आपको सिमलीपाल में, उड़ीसा में। तो देखो आपको कि जो शुरू से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें फॉलो करी है, उनको कितना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हर चीज से आ रही है ना। अब आप पता कर सकते हो कि हाँ सर, सिमलीपाल के बंगाल टाइगर में और जो रणथंबोर में जो बंगाल टाइगर मिल रहा है, या वाल्मीकि में जो बंगाल टाइगर मिल रहा है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, तो उसका आंसर भी अब आप कर सकते हो। यस और नो? ये होता है तरीके से पढ़ने का, कि एक तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत, मतलब आपका नॉलेज लेवल एक अलग ही लेवल के ऊपर जो है चला जाता है। यस और नो? अदरवाइज सीधा, अगर आपने सब चीजें अलग अलग पढ़ रखी होती तो आपको पता होता सिमिलीपाल का टाइगर है, उसमें मेलानिन ज्यादा है। सर रणथंबोर के बंगाल टाइगर के बारे में क्या ख्याल है? सर ये तो पता ही नहीं। यस और नो? तो इस वजह से कहते हैं कि पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, अदरवाइज फिर पढ़ तो सभी रही है। तो इस बात का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो क्योंकि एनवायरमेंट का लेक्चर हम एक ही घंटे का करते हैं, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे करता हूँ ऑफ, एंड अब जो है हम लोग करें